दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पॉकेट नोबेल ऑडियो में स्वागत है। तो चलिए अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है मजबूरी में बंधा एक रिश्ता। 24 फरवरी संडे का दिन, सुबह के 9 बज रहे थे। इंदौर शहर के जागृति नगर की गली नंबर 14। क्योंकि आज संडे था, उस घर के बाहर स्लेटी रंग का स्कूटर खड़ा था, जो अक्सर इस समय वहां दिखाई नहीं देता था, क्योंकि आम दिनों में तो केवेंद्र जी इस पर बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाया करते हैं। लेकिन वर्मा जी ठहरे सरकारी मुलाजिम, तो आज दफ्तर की छुट्टी होने की वजह से घर के आंगन में चेयर लगाकर अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाए बड़े आराम से अखबार पढ़ रहे थे। वहीं आंगन में दूसरी तरफ बैठी उनकी श्रीमती सारिका जी हाथों में थाली लिए कुछ काम कर रही थी। अपनी आंखों का चश्मा ठीक करते हुए कहती हैं, अजी सुनते हो, अब हमारी अन्या भी बड़ी हो गई है और इस साल तो उसका कॉलेज भी पूरा हो जाएगा। मैं सोच रही थी क्यों ना हम भी उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसके हाथ पीले कर दें। और सुजाता जी ने भी दिव्यंका बेटा का रिश्ता कितने बड़े घर में किया है। इससे पहले कि वर्मा जी उनकी बात का कोई जवाब देते, रसोई घर की तरफ से कोई कहता है, देखो ना पापा, माँ तो बस हर समय मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती हैं। आप तो जानते हैं ना, जब तक मैं अपना कलेक्टर बनने का सपना पूरा नहीं कर लेती तब तक मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली हूँ। इससे पहले कि वर्मा जी उसकी इस बात का कोई जवाब देते, दरवाजे की तरफ से कोई कहता है, अन्या बेटा तुम्हारी माँ सही तो कह रही है। और वर्मा जी आप भी जरा अब अपनी बेटी के हाथ पीले करने के बारे में सोचिए। हमें देखिए, हम अपनी बेटी का रिश्ता सिर्फ शहर के ही नहीं बल्कि देश के सबसे रईस खानदान में करने जा रहे हैं, और ऐसी शादी होगी कि पूरा इंदौर शहर याद रखेगा। ये और कोई नहीं, सारिका जी के जीजाजी मतलब उनकी बड़ी बहन के पति शैलेश राठी हैं। उन्हें आते देख सारिका जी अपनी साड़ी ठीक करते हुए उठी और मुस्कुराते हुए कहती हैं, अरे जीजाजी आप यहाँ आइए आइए बैठिए। और फिर अन्या की तरफ देखकर कहती हैं, जाओ अन्या मौसा जी के लिए कुछ चाय पानी का इंतजाम करो। तभी राठी जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम तो बस यहाँ आप लोगों को ये मिठाई देकर याद दिलाने आए थे कि कल आप सभी लोगों को हमारी बेटी दिव्यंका की शादी में शामिल होने के लिए शहर के 7 स्टार होटल में आना है। और बस यहाँ आते ही आप लोगों को ये बातें करते हुए सुना तो बस हमने सलाह दे दी और कुछ नहीं। अब हम चलते हैं, घर में बहुत काम है। ये कहकर वो वहां से जाने के लिए मुड़े ही थे कि अन्या अपने पापा की तरफ देखकर कहती है, माफ कीजिएगा मौसा जी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पापा पर पूरा भरोसा है। वो जो भी करेंगे मेरे लिए अच्छा ही होगा। और वैसे भी हम किसी रईस लड़के से नहीं बल्कि एक आदर्शवादी लड़के से शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर राठी जी ने मुस्कुराते हुए कहते हैं, जैसी तुम्हारी मर्जी, हम तो बस सलाह दे रहे थे। ठीक है, अब हम चलते हैं। ये कहते हुए राठी जी वहां से जाने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ गए। और उनके जाने के बाद अन्या ने अपने पापा की तरफ देखकर कहती है, पापा आप चिंता मत कीजिए, देखना मेरे लिए कोई रईस नहीं बल्कि समझदार लड़का मिलेगा। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ चली गई। अगले दिन इंदौर शहर के 7 स्टार इंदौर मैरियट होटल में जोरों शोरों से शादी की तैयारियां हो रही थी। चारों तरफ खूबसूरत और महकते हुए फूलों से सजावट के साथ साथ पूरा होटल रंग बिरंगी रोशनी से जगमग था। शादी के इस भव्य आयोजन के साथ साथ मेहमानों के ठहरने का भी बहुत अच्छा इंतजाम किया गया था। होटल के बाहर लंबी और लग्जरी गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी। हो भी क्यों ना भाई, मुंबई शहर के आरआर ग्रुप के मालिक दिग्विजय रॉय चौहान के बड़े पोते रुद्र रॉय चौहान की शादी जो थी, वही चौहान परिवार जिनके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए भारत के रईस से रईस और राजसी खानदान उतावले बैठे थे, आज उनका रिश्ता इंदौर के छोटे से बिजनेसमैन शैलेश राठी के परिवार से जुड़ने जा रहा था। राठी परिवार की तो मानो किस्मत ही खुलने वाली थी। एक तरफ जहां चौहान परिवार बारात को निकालने की तैयारियों में जुटा हुआ था, वहीं होटल के दूसरे हिस्से में जहां राठी परिवार के ठहरने का इंतजाम किया गया था, वहां बारात के स्वागत की तैयारियां चल रही थी। अन्या भी इधर उधर भागते हुए शादी के कामों में पूरी तरह से जुटी हुई थी। सिंपल से हल्के गुलाबी रंग के लहंगे के साथ लाइट मेकअप में भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय जी, जिन्होंने सफेद रंग की शेरवानी जिस पर सोने के बटन लगे थे और हाथ में छड़ी जिसके हैंडल पर हीरे जड़े थे, सोफे पर बैठे सारा नजारा देख रहे थे। उनकी बड़ी बड़ी मुच्छें उनके रोबीले ठाकुर होने का बयां कर रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई राजा खड़ा हो। तभी उन्होंने एक तरफ झुंड में हंसी ठिठोली करते 21-22 साल के लड़के की ओर देखकर कहा, रेहान बेटा। उद्धरण चिन्ह। रेहान रुद्र का छोटा भाई और घर में सबका लाडला। वो अपने दादाजी की बात सुनते ही एकदम से उनकी तरफ आते हुए बोला, जी दादाजी। दादाजी उसकी तरफ देखकर कहते हैं, जाओ जरा जाकर देखो तुम्हारे भाई रुद्र तैयार हुए या नहीं, बारात के निकलने का समय होने ही वाला है। ये सुनते ही रेहान मुस्कुराकर कहता है, जी दादाजी मैं अभी देख कर आया।
ये कहते ही वो मुड़कर धीरे से बड़बड़ाते हुए कहता है, ये दादाजी ने भी क्या काम कह दिया मुझे, ये तो शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा काम है। आज भी भाई तैयार हुए हैं या नहीं पता नहीं, कहीं लैपटॉप लेकर तो नहीं बैठे हैं। चल भाई रेहान लग जा काम पर। ये कहते हुए वो ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ ही रहा था कि ऊपर से किसी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ के साथ साथ किसी की रोबदार आवाज आती है, मैंने कहा था ना मुझे वो फाइल अभी के अभी मेरे कमरे में चाहिए। ये जोरदार आवाज सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें ऊपर की तरफ घूम गई। लेकिन तभी दिग्विजय जी ऊपर देखते ही कहते हैं, रुद्र बेटा। दिग्विजय जी की आवाज सुनते ही रुद्र ने 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की और अपने गुस्से को शांत करके अपनी शेरवानी को ठीक करते हुए अपने कुछ दोस्तों के साथ नीचे आने लगा। अभी भी सबकी नजरें उस पर ही टिकी थी। आज सुनहरे रंग की दूल्हे की पोशाक के साथ सिर पर लाल रंग का साफा, गले में हीरो का हार पहने रुद्र किसी राजघराने के राजकुमार जैसा लग रहा था। इसलिए दादाजी भी उसे नीचे उतरते हुए अपनी नम आंखों से उसे देखकर मुस्कुराने लगे। आज उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा होने जा रहा था। उसे नीचे आते देख रेहान लंबी सी सांस लेते हुए खुद से कहता है, आह चलो आज तो बच गया मैं। लेकिन फिर अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए रुद्र की तरफ देखकर कहता है, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया कि दूर दूर तक लड़कियों से कोई वास्ता ना रखने वाले हमारे रुद्र भाई इस शादी के लिए मान कैसे गए। रुद्र के नीचे आते ही दिग्विजय जी ने अपने पोते की नजर उतारी और फिर थोड़ी ही देर में पूरे गाजे बाजों के साथ रुद्र की बारात लड़की वालों की तरफ पहुंच गई, जहां बारात का जोरों शोरों से स्वागत किया गया। बारात के आने पर बाराती चौखट पर नाचने में लगे हुए थे कि तभी घबराई हुई अन्या एक हाथ से अपना लहंगा पकड़े हुए सीढ़ियों से भागते हुए आए और सुजाता जी के पास आकर कान में धीरे से कुछ कहा, जिसे सुनकर सुजाता जी अपनी आंखों को बढ़ाकर हैरानी से कहती हैं, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है अन्या? अन्या ने हांफते हुए कहती है, मौसी जी मैं ठीक कह रही हूँ, चलिए आप खुद चलकर देख लीजिए। उसकी ये बात सुनकर सुजाता जी उसके साथ दिव्यंका के कमरे की तरफ चली गई। उन्हें ऐसे जाते हुए देख दिव्या भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। जैसे ही सुजाता जी दिव्यंका के कमरे में पहुंची, वो कमरे के चारों तरफ देखते हुए कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ जा सकती है दिव्यंका, देखो यहीं कहीं होगी। तभी उनके साथ आए अन्या कहती है, नहीं मौसी जी हम सच कह रहे हैं, आपके कहने पर जब मैं यहाँ दिव्यंका दीदी को देखने आई तो वो यहाँ नहीं थी। तभी पीछे से एक लड़की जिसने मजंटा रंग का लहंगा पहना हुआ था, वह अपने दोनों हाथों से अपना भारी सा लहंगा पकड़े सुजाता जी और अन्या की बातें सुनकर कहती है, अरे ऐसे कैसे, दिव्यंका कहीं जाएगी, मैं देखती हूँ। ये कहते हुए वो कमरे के बाथरूम में देखने लगी और जब उसे भी वहां दिव्यंका नहीं मिली तो वो कमरे के दूसरी तरफ बनी बालकनी की तरफ जाने लगी। लेकिन तभी उसकी नज़र बेड पर रखे दुल्हन के जोड़े के ऊपर रखे एक कागज पर पड़ी, जिसे वो झट से उठाती है और जोर से पढ़ना शुरू कर देती है। माँ पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये शादी नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ से जा रही हूँ। आपकी दिव्यंका। ये शोर सुनकर बहुत सारे लोग दिव्यंका के कमरे में आ चुके हैं। लेकिन ये पढ़ने के बाद उस लड़की जिसका नाम दिव्या था, जो दिव्यंका की बड़ी बहन यानी राठी साहब की बड़ी बेटी, उसने अन्या की तरफ अचानक इशारा करते हुए कहा, माँ मुझे तो लगता है दिव्यंका को यहाँ से भगाने में इसी का हाथ है। लेकिन इससे पहले कि सुजाता जी कुछ कहती, वहां उनके पास खड़ी सारिका जी उसकी तरफ देखते हुए कहती हैं, ये तुम क्या कह रही हो दिव्या बेटी, हमारी अन्या भला ऐसा क्यों करेगी? दिव्या को ऐसे घूरते हुए देख अन्या दौड़कर अपनी माँ का हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है। इससे पहले कि दिव्या या कोई और कुछ कहता, कोई अपनी रौबदार आवाज में कहता है, बिल्कुल सही कह रही है दिव्या। हम जानते थे आप लोगों से हमारे परिवार की खुशी देखी नहीं गई। मुझे तो लगता है इसके साथ इस साजिश में आपका और वर्मा जी का भी हाथ है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, छोड़ूंगा नहीं किसी को। बता दीजिए मुझे मेरी बेटी कहाँ है वरना। तभी सुजाता जी अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठते हुए कहती हैं, अब क्या जवाब देंगे हम लड़के वालों को? सोचिए जी, कहीं बारात वापस लौट गई तो। तभी दरवाजे की तरफ से एक बार फिर कोई अपनी रोबदार आवाज में कहता है, बारात तो खाली हाथ अब वापस नहीं जाएगी। क्या वजह थी कि इतने बड़े खानदान का पोता रुद्र रॉय, जिसे दुनिया की कोई भी लड़की मिल सकती थी, वो एक मामूली खानदान की लड़की से शादी करने के लिए राजी हो गया? आखिर चौहान साहब ने किसे चुना अपने पोते के लिए? क्या आज बदल जाएगी अन्या की जिंदगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। ये सुनते ही पास खड़ी दिव्या के चेहरे पर एक शैतान मुस्कुराहट आ गई, लेकिन तभी राठी साहब दरवाजे की तरफ आते हुए दिग्विजय जी की ओर बढ़ते हुए कहते हैं, चौहान साहब आप यहाँ। वो दिग्विजय जी के रौब के आगे शैलेश जी अंदर तक कांप गए। आखिर उनका रौब ही कुछ ऐसा था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर वो कहें क्या।
वो खुद को उनके सामने काफी छोटा महसूस कर रहे थे। वो अपने हाथ जोड़ उनके आगे विनती भरे स्वर में बोले, हमें माफ कर दीजिए दिग्विजय जी। वो दिव्या का मंडप छोड़ पता नहीं कहाँ चली गई है। उनकी बात सुनकर भी दिग्विजय जी को कोई हैरानी नहीं हुई। दिग्विजय जी ने काफी शांत स्वर में पूछा, क्या दुल्हन शादी के लिए तैयार नहीं थी? उनकी बात सुन शैलेश जी तुरंत तुनक कर बोले, अरे नहीं नहीं मिस्टर चौहान, ऐसी बात नहीं है। मेरी दिव्या का तो काफी शरीफ, गुणी, सुलझे विचारों की धनी है मेरी बेटी। फिर अन्या की ओर इशारा करते हुए कहने लगे, सब इसकी ही करतूत है। इसी ने मेरी भोली भाली दिव्यंका को पट्टी पड़ाकर भागने पर मजबूर कर दिया। दिग्विजय जी बोल पड़े, राठी जी आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये सब सुनने के बाद हमने फैसला किया है कि ये शादी तो तय मुहूर्त पर ही होगी, फिर चाहे मंडप में हमारे पोते के साथ दुल्हन के जोड़े में कोई और ही क्यों ना बैठे। अब सबकी नजर एक बार फिर अन्या की तरफ हो गई, जो सिसक सिसक कर अपने पिता के सीने से लगी रोए जा रही थी। वो लाख बार सबको कह चुकी थी कि उसकी कोई गलती नहीं है, पर फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं था सिवाय उसके पिता के। तभी शैलेश जी दिग्विजय जी के आगे हाथ जोड़ के बोले, हमें माफ कर दीजिए। हमें पता है इससे आपकी इज्जत को काफी ठेस पहुंची है, इसलिए इसके भुगतान के लिए मैं अपनी बड़ी बेटी दिव्या का हाथ आपके पोते के हाथ में देने के लिए तैयार हूं। मेरी बेटी दिव्या को स्वीकार कर मुझे माफ कर दीजिए और मेरे परिवार की लाज रख लीजिए। उद्धरण चिन्ह। उनकी ये बात किसी को समझ में नहीं आए और सब उन्हें हैरानी से देखने लगे। दिग्विजय जी सारिका जी के साथ खड़ी अन्या की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, हमारे पोते के साथ ये लड़की अब दुल्हन का जोड़ा पहनकर फेरे लेगी, और हाँ ध्यान रहे जरा भी देरी नहीं होनी चाहिए, जल्द से जल्द इस लड़की को तैयार करके नीचे लाया जाए। ये कहकर चौहान साहब वहां से जाने के लिए वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गए। कुछ देर के लिए कमरे में मौजूद सभी लोगों को सांप सूंघ गया। अन्या ये बात सुनकर घबरा गई। वो अपने पापा की तरफ देखकर कहती है, पापा देखिए ना ये क्या कह रहे हैं। आप तो जानते हैं ना कि मैं अभी कोई शादी वादी नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन दिग्विजय जी का ये फैसला सुनकर वर्मा जी को खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अन्या दिग्विजय जी को जाते देख अपने पापा की तरफ देखकर कहती है, पापा आप चुप क्यों हैं? कहते क्यों नहीं कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती? वर्मा जी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो चुपचाप खड़े अपनी बेटी को देख ही रहे थे। तभी एक रौबीली आवाज कमरे में गूंजती है, ए लड़की तुमने सुना नहीं दादाजी ने क्या कहा? अब ये रोना धोना बंद करके जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, वैसे भी मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। ये कहते हुए रुद्र आगे बढ़कर अन्या की बाजू को कसकर पकड़ते हुए कहता है, समझ गई तुम, और इससे पहले कि मुहूर्त का समय निकल जाए जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। रुद्र रॉय चौहान को देरी करना पसंद नहीं। रुद्र की ये बातें सुनकर दिग्विजय जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, अब तुम ही अपनी दुल्हन को जल्दी से फेरों के लिए नीचे लेकर आओ। तुम्हें पता है ना हमें हर काम वक्त पर करना ही पसंद है। ये कहकर दिग्विजय जी अपनी छड़ी को जमीन पर टिकाते हुए वहां से चले गए। उधर रुद्र के यूं कसकर बाजू पकड़ने की वजह से अन्या की कोमल बाजू में दर्द होने लगा, लेकिन ये दर्द इतना तकलीफ देय नहीं था जितना उसके लिए अपनी आंखों के सामने अपने सपनों को चकनाचूर होते हुए देखना था। वो अपना हाथ रुद्र के हाथों से छुड़ाने की कोशिश करती है। उद्धरण चिन्ह। अन्या की आंखों में दर्द देख अचानक से रुद्र की पकड़ उसकी बाजू से अपने आप छूट जाती है, पर रुद्र की नजर अन्या के मासूम चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। रुद्र के हाथों से अपना हाथ छूटते ही अन्या भागकर अपने पापा के पास गई और उनके गले लगकर रोते हुए कहती है, पापा मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज आप समझाए ना इन लोगों को, ये हमारे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। हालांकि वर्मा जी को भी अपनी बेटी को ऐसे रोते हुए देख बड़ा दुख हो रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहते रुद्र उनकी तरफ देखकर कहता है, और हाँ आप 10 मिनट के अंदर अपनी बेटी को दुल्हन बना के नीचे मंडप में ले आइए, यही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। ये कहकर रुद्र वहां से चला गया। वर्मा जी की जुबान जैसे खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। सिर्फ वर्मा जी ही नहीं, वहां मौजूद किसी भी इंसान के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। तभी सारिका अन्या के पास आकर रोते हुए उसका हाथ पकड़कर कहती है, चलो बेटी चलकर तैयार हो जाओ, मुहूर्त का वक्त हो रहा है। अन्या के कदम आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। वो अभी भी वहीं खड़े होकर अपने पापा की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। उसे अभी भी इंतजार था कि शायद उसके पापा ये सब होने से रोक देंगे, लेकिन जब उसके पापा ने रोते हुए उसकी तरफ देखा तो उसकी वो उम्मीद भी टूट गई। वो आज अपने पापा की आंखों में लाचारी साफ देख पा रही थी, इसलिए चुपचाप रोते हुए अपनी मां के साथ अंदर चली गई। सभी लोग धीरे धीरे करके उस कमरे से चले गए। अन्या एक बेसुध बेजान लाश की तरह आईने के सामने तैयार होने के लिए खड़ी हो जाती है।
उसकी जिंदगी के सारे सपनों का उसके सामने खून जो हो रहा था। वो इतनी मजबूर थी कि कुछ कर भी नहीं पा रही थी। अपने सपनों के लिए हर समय सबसे लड़ने को तैयार रहने वाली लड़की आज चुपचाप अपने उन्हीं सपनों का अपने ही हाथों से गला घोंटने जा रही थी। अगले 10 मिनट में जब अन्या को दुल्हन के लिबास में तैयार करके नीचे लाया गया तो किसी की भी आंखें उससे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर अन्या थी ही इतनी खूबसूरत और मासूम, गोल चांद सा चेहरा जिसे देखकर एक बार तो चांद भी शर्मा जाए। लाल रंग के उस दुल्हन के जोड़े में अन्या इतनी खूबसूरत लग रही थी मानो किसी राजघराने की रानी उतर रही हो। शायद रुद्र जैसे राजकुमार के लिए अन्या जैसी राजकुमारी ही बनी थी, इसलिए इस तरह उन दोनों का रिश्ता जुड़ रहा था। खैर, इस धरती पर अक्सर वही होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती है। एक पल के लिए तो अन्या को देखकर रुद्र की नजरें भी उसके मासूम चेहरे पर रुक गई। थोड़ी ही देर में शादी की सारी रस्में होने के बाद जब फेरों की बारी आई, अन्या बेसुध सी हालत में धीरे धीरे चल रही थी। ये देखकर रुद्र को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने झट से अन्या का हाथ कसकर पकड़ा और जल्दी जल्दी फेरे लेने लगा, मानो जैसे शादी किसी जबरदस्ती में कर रहा हो। फेरे पूरे होते ही रुद्र अन्या का हाथ छोड़कर मंडप से नीचे उतरकर जाने लगता है। उसे ऐसे जाते देख सभी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी दिग्विजय जी रुद्र की तरफ देखते हुए कहते हैं, अरे रुद्र बेटा, कहाँ जा रहे हो? अभी तो विदाई की रस्म होनी बाकी है। दादाजी की आवाज सुनकर रुद्र वहीं रुक गया और अन्या के पास वापस आकर उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए कहता है, ये लीजिए और चलिए अब यहाँ से। बस हो गई विदाई। वैसे भी हमारे पास टाइम नहीं है। अभी कुछ ही देर में हम लोगों की फ्लाइट है मुंबई के लिए है और आज के बाद इन लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ये कहते हुए वो अन्या को लेकर आगे बढ़ गया। उसके पीछे पीछे उसके परिवार के बाकी लोग भी जाने लगे। कुछ देर में ही चौहान परिवार अपनी बहू अन्या को लेकर गाड़ियों में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। आज अन्या के सारे सपने खत्म हो गए थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था एक ऐसे शख्स से शादी होगी जिसके लिए रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं थी। हमेशा दूसरों के हक की बात करने वाली लड़की आज अपने लिए कुछ नहीं बोल पा रही थी। रुद्र और अन्या चौहान विला में पहुंचे, जो किसी महल से कम नहीं था। आज तक अन्या ने इतना बड़ा घर नहीं देखा था। रुद्र और अन्या गाड़ी से उतरे। रुद्र अपने दादाजी की तरफ देखकर कहता है, दादाजी आप लोग अंदर चलिए, मैं अभी आया। हालांकि रात के 1:30 बज रहे थे, लेकिन रुद्र के घर में आने जाने का वैसे भी कोई वक्त नहीं होता था और उसकी इस आदत को दादाजी भी कभी रोक नहीं पाए। आज भी रुद्र हमेशा की तरह वहां से निकल गया। उसके जाते ही दादाजी ने दरवाजे पर खड़े दरबानों से घर का दरवाजा खोलने का इशारा किया और अन्या को अपने साथ घर के अंदर ले जाने लगे। जैसे ही घर का दरवाजा खुला तो सामने एक तरह कपड़े पहने नौकरों की लंबी कतार थी। ये सब किसी राजघराने से कम नहीं लग रहा था। उन सबकी की ओर इशारा करते हुए दादाजी अन्या से कहते हैं, बेटी, इस घर में तुम्हें एक माँ और बहन के अलावा बाकी सभी रिश्ते मिलेंगे और शायद इसी वजह से ये घर नहीं बल्कि मकान ही बना रहा। अब इस मकान को घर तुम्हें बनाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपनी जिम्मेदारी को बहुत ईमानदारी के साथ निभाओगी। अन्या बेचारी क्या बोलती। जहां ससुराल की चौखट पर पहुंचकर हर लड़की का उसके नए घर में बड़ी ही शान से स्वागत किया जाता है, वहीं उसका स्वागत करने के बजाय उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। खैर, अभी तो अन्या कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं थी, इसलिए वो चुपचाप बस देख रही थी। दादाजी उसे शांत देखकर आगे कहते हैं, चलो बेटी, रात बहुत हो चुकी है, तुम बहुत थक गई होगी, जाओ जाकर अपने कमरे में आराम करो, बाकी बातें हम सुबह करेंगे। ये कहकर वो एक नौकर की तरफ देखकर कहते हैं, जाओ बहुरानी को रुद्र के कमरे तक ले जाओ। दादाजी की बातें सुनकर अन्या भी चुपचाप उस नौकर के पीछे पीछे रुद्र के कमरे की तरफ चली गई। रुद्र के कमरे में पहुंचते ही उसकी आंखें नम हो गई। आज वो अपने पापा के घर को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर यहाँ आ गई थी। जैसे जैसे वो उस कमरे में बढ़ रही थी, उसकी आंखों के सामने उसके घर में बिताए गए वो सारे पल तस्वीर बनकर घूमकर सामने आ रहे थे। ऐसे ही अपने बचपन और घर को याद करते करते कब वक्त बीत गया उसे पता ही नहीं चला। रात के करीब 3 बज चुके थे, लेकिन रुद्र का अभी तक कोई पता नहीं था। अन्या ने धीरे धीरे अपने गहने और श्रृंगार उतरना शुरू किया, लेकिन बिना गहनों और साज श्रृंगार के भी उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं थी, बल्कि वो इस सादगी में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो ऐसे ही चुपचाप डरी सहमी सी रुद्र के बिस्तर पर, जिसे बहुत खूबसूरती से सजाया गया था, उसके एक कोने में अपने शरीर को समेटे हुए लेटी थी। तभी कमरे का दरवाजा किसी ने धीरे से खोला और दरवाजे के खुलने की आवाज सुनकर वो एकदम से अपनी टांगों को समेटते हुए डरकर बिस्तर पर बैठ गई। जैसे ही रुद्र ने कमरे के अंदर आकर दरवाजे की चिटकनी लगाए, उसके दिल की धड़कन से तेजी बढ़ने लगी।
वो धीरे धीरे अपने पैरों को अपनी तरफ समेटने लगी। तभी रुद्र अपनी शेरवानी के बटन खोलते हुए उसकी तरफ देखकर कहता है, इधर आओ मेरे पास। ये सुनकर तो अन्या की डर के मारे जैसे जान ही निकलने वाली थी। कुछ देर तक जब अन्या बिस्तर से नीचे नहीं उतरी तो रुद्र एक बार फिर जोर से कहता है, सुना नहीं तुमने, इधर आओ मेरे पास। अन्या उसकी तेज आवाज सुनकर डर गई और डर के मारे उसका शरीर थरथराने लगा। घबराकर वो धीरे धीरे बिस्तर से उतरकर दूसरी तरफ से घूमते हुए रुद्र के पास आ रही थी कि तभी वो खुद उसके पास आ गया और उसके कंधों को पकड़ते हुए कहता है, आज मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूं, पूछोगी नहीं क्या? अन्या की तो कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं थी, वो बस अपनी डरी सहमी और मासूम आंखों से उसको देखे जा रही थी। तभी रुद्र मुस्कुराते हुए अपने एक हाथ से कागजों का एक बंच निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ये लो तुम्हारा तोहफा। इस घर में तुम्हारा पहला दिन है, आज के दिन तो तुम्हारे लिए तोहफा लाना बनता है, ये लो पकड़ो इसे। ये कहते हुए उसने वो कागज अन्या की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन अन्या ने जब उन पेपर्स को पकड़ा नहीं तो रुद्र ने उसके हाथ में थमा दिए। अन्या में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उन्हें खोलकर देख सके। रुद्र हंसते हुए कहता है, इससे खूबसूरत तोहफा मेरी बीवी के लिए हो ही नहीं सकता था, इसलिए बड़े आराम से इसे पढ़कर इस पर साइन कर देना। मैंने तो साइन कर दिया है। और एक बात, ये कोई प्रॉपर्टी या किसी बंगलों के कागजात नहीं है, बल्कि ये डिवोर्स पेपर्स हैं। आज से हम शादीशुदा तो हैं, लेकिन सिर्फ दुनिया की नजरों में। हमारे बीच पति पत्नी के रिश्ते जैसा कुछ भी नहीं होगा और ये रिश्ता भी सिर्फ 1 साल के लिए रहेगा। उसके बाद तुम तुम्हारे रास्ते और मैं अपने। ये शादी मैंने दादाजी के कहने पर की है। अब मुझे नींद आ रही है, इसलिए मैं तो चला सोने, लेकिन हाँ याद रहे, कल सुबह तक मुझे इन कागजात पर तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए। ये कह रुद्र कपड़े बदलने के लिए बाथरूम की तरफ चला गया। इधर अन्या अपने हाथ में उन पेपर्स देखकर लड़खड़ा गई। उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और पास रखी चेयर पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज उसकी जिंदगी का ये कैसा दिन है जो एक के बाद एक तूफान आए जा रहे हैं। अंडिस्को, आखिर क्यों आज तक ये घर नहीं बन पाया? क्या होगा अन्या का फैसला? क्या निभा पाएगी वो दादाजी की दी जिम्मेदारी, या फिर उलझ कर रह जाएगी रुद्र के साथ हुए इस अनचाहे रिश्ते में? आगे क्या तूफान लाने वाली है अन्या की जिंदगी? क्या सच में टूट जाएगा अन्या का रिश्ता उसके माँ पापा के साथ? जानने के लिए पढ़ते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। बाथरूम का दरवाजा खुलता है और रुद्र बाहर आता है। रुद्र अन्या को इग्नोर कर चुपचाप आकर अपने बेड पर सो जाता है। उसे सोता देख अपने मुंह पर हाथ रखकर अन्या खुद को रोने से काफी से रोकती है, पर उसकी कोशिश एकदम बेकार हो जाती है। वहीं रुद्र अन्या के रोने की आवाज सुनकर बेचैन हो जाता है। रुद्र को समझ नहीं आ रहा है कि अन्या को क्या हो रहा है। जब उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो अपनी जगह से उठकर अन्या के पास जाता है। उसकी नजर फिर उसके चेहरे पर टिक जाती है। अन्या सोफे के कोने में दुबक कर सो रही थी। ये देख रुद्र को बुरा लगता है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे पेपर्स पर पड़ती है। रुद्र जल्दी से उठाकर उसे चेक करता है। पेपर्स काफी जगह से गिले थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि यह अन्या के आंसुओं के कारण हुआ था। रुद्र पेज पलटता है और देखता है अन्या ने उस पर साइन कर दिया था। ये देख रुद्र को न जाने क्यों अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ये तो उसी का फैसला था। रुद्र पेपर का वो सेक्शन खोलता है जहां अन्या को पैसों की रकम भरनी थी। वो कॉलम ब्लैंक देखकर रुद्र ठहर सा जाता है। वो अन्या को कहता है, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? इतना बड़ा मौका तुमने बस गंवा दिया। रुद्र ने आज तक इतनी सारी लड़की देखी थी जो पैसों के लिए उसके साथ सोने को भी तैयार रहती हैं। कोई लड़की अगर उसके पास आए है तो वो सिर्फ पैसों के लिए, लेकिन अन्या ने पैसों में कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाई और इतनी आसानी से उन पेपर्स पर साइन कर दिए। रुद्र अपने ख्यालों में गुम था, तभी उसकी नजर अन्या पर जाती है जो शायद ठंड से खुद में सिमटी जा रही थी। ये देख रुद्र जल्दी अपने बेड से ब्लैंकेट और पिलो लेकर आता है। जैसे ही रुद्र उसे कंबल उड़ाने लगता है, अन्या उसकी बाजू पकड़कर उससे लिपट कर सो जाती है। अन्या सोते हुए इतनी मासूम लग रही थी कि रुद्र उसे खुद से जैसे दूर ही नहीं कर पा रहा था। उसे ये भी नहीं पता चला कि कब वो उसे देखते देखते उसके बगल में सो गया। रुद्र और अन्या एक दूसरे के आगोश में बेफिक्र सो रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि कैसे एक मजबूरी का बना रिश्ता उन्हें करीब लाने की तैयारी में था। सुबह के 6 बज रहे थे। रुद्र और अन्या एक दूसरे से लिपटकर आराम से सो रहे थे। वैसे रुद्र की नींद तो काफी कच्ची हुआ करती थी और वक्त से पहले उठने की उसकी आदत थी, लेकिन आज उसे वक्त का कुछ होश ही नहीं था। वो काफी लंबे अरसे के बाद ऐसी मीठी नींद सो रहा था। रुद्र उठता है, उसकी नजर खुद ब खुद अपनी बाहों में सुकून से सो रही अन्या पर चली जाती है। अपने आसपास एक बार नजर घुमाता है। वो अन्या के साथ सोफे पर एक ही ब्लैंकेट ओढ़े सो रहा था।
वो झट से अपना एक हाथ उसकी कमर से हटाता है, लेकिन तभी अन्या नींद में रुद्र को कसकर पकड़ लेती है, जिसकी वजह से रुद्र हिल तक नहीं पाता है। अन्या की इस हरकत पर रुद्र उसे गुस्से में एक नजर देखता है, लेकिन नींद में सोई हुई अन्या को देख उसका गुस्सा एक पल में गायब हो जाता है। उसका हाथ खुद ब खुद उसके चेहरे के करीब बढ़ने लगता है, अपनी उंगली से उसके चेहरे पर आ रहे बालों को हटाते हुए उसे प्यार से देखने लगता है। रुद्र को ना जाने क्यों आखिर उसे ऐसे देख सुकून महसूस हो रहा था, लेकिन रुद्र की छुवन का एहसास होते ही अन्या अपनी आंखें अचानक खोल देती है। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं, उनमें एक अलग ही कशिश थी, जिसकी वजह से वो उस पल में कहीं खोसे गए। क्या होगा इनकी ऐसी मजबूरी में की शादी का नतीजा? क्या चल रहा है रुद्र के दिमाग में जो उसने ऐसी शर्त रखी अन्या के सामने? अन्या और रुद्र एक दूसरे में डूबे थे, तभी अन्या को होश आता है और वो हड़बड़ाते हुए बैठ जाती है। उसकी हड़बड़ाने की वजह से उसका और रुद्र का सिर टकरा जाता है। अन्या अपनी पलकें झुकाकर सहमी आवाज में कहती है, जी सॉरी मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो गलती से हो गया। रुद्र अपना सिर झटकते हुए उठने लगता है, लेकिन अन्या तुरंत उसकी शर्ट को पकड़कर उसे रोकते हुए वापस अपने पास बैठा लेती है। अन्या के ऐसे खींचने से रुद्र के शर्ट के बटन टूटते हुए जमीन पर बिखर जाते हैं। रुद्र के 8 पैक एब्स दिखने लगते हैं। ये देखकर रुद्र अपनी आंखें मींचते हुए गुस्से में कहता है, ये क्या हरकत है? अन्या उसके ऐसे चिल्लाने पर और भी ज्यादा सहम जाती है। वो तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहती है, सॉरी मैंने जानबूझकर नहीं किया, मेरा मंगलसूत्र आपके शर्ट में फंसा हुआ है, अगर आप ऐसे उठते तो टूट जाता। इतना बोल अन्या रुद्र के सीने के करीब बढ़कर अपना मंगलसूत्र छुड़ाने लगती है। ये सब रुद्र को एक नई फीलिंग में डूबा रहा था, जिससे वो आज तक अनजान बैठा था। अन्या मंगलसूत्र निकालने की कोशिश कर रही थी, उसके बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिनसे वो परेशान होकर पीछे हटा कर रही थी। अन्या को अपने इतने करीब देख रुद्र की चिड़चिड़ाहट एक पल में गायब हो गई। वो अपना हाथ बढ़ाकर जैसे ही उसके बालों को हटाने ही वाला था, तभी अन्या मंगलसूत्र छुड़ा लेती है और एक बार फिर उसका सिर रुद्र के सिर से टकरा जाता है। अन्या वापस से उसे सॉरी बोलने वाली होती है कि रुद्र गुस्से में सोफे से उठकर वॉशरूम चला जाता है। अन्या तो उसे ताकते ही रह जाती है। फिर वो अपने सिर पर चपत लगाते हुए कहती है, क्या कर रही है अन्या, तू तो पागलों जैसा बिहेव कर रही है। शादी के पहले दिन की शुरुआत ऐसे ऑकवर्ड तरीके से हुई, पूरा साल कैसे काटेगी इसके साथ, न जाने अब आगे क्या क्या होना बाकी है। उद्धरण चिन्ह। फिर वो अपने पास ब्लैंकेट को देखकर सोचते हुए खुद से ही कहती है, ये कहाँ से आया और ये आदमी मेरे इतने करीब क्यों था? कहीं इसने नींद में मेरा फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं की ना? फिर खुद से ही कहती है, अरे नहीं, मैं कुछ भी सोच रही हूँ, देखा नहीं कल इस अकड़ू राय चौहान ने क्या कहा था? मेरे लिए ये शादी कोई मायने नहीं रखती। तुम इस घर की बहू तो बन सकती हो, लेकिन मेरी वाइफ बनने की कोशिश भी मत करना। अगर उसके लिए शादी कोई मायने नहीं रखती तो मैं क्यों सोचूं, मुझे भी कोई मतलब नहीं इस आदमी से। ऐसी ही अन्या खुद से बड़बड़ाती है। तभी रुद्र वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलता है और बिना अन्या को देखे चुपचाप कमरे से बाहर चला है। अन्या अपनी नजर कमरे में चारों तरफ दौड़ाते हुए एक ठंडी आह भरती है। दूसरी तरफ चौहान विला के बैक एरिया में एक बड़ा सा जिम बना हुआ है, जहां हर तरह की मशीन्स रखी हैं। रेहान और तवीश और अभय एक्सरसाइज कर रहे हैं। शौर्य मिरर के सामने खड़े होकर अपनी बॉडी को अलग अलग पोज में निहार रहा था। रेहान उसे देख मजे लेते हुए कहता है, शौर्य ब्रो, 15 मिनट वर्कआउट से आपके एब्स में एक बढ़ नहीं जाएगा। ये बोलकर वो तवीश को ताली देता है। शौर्य उसे घूरते हुए कहता है, मुझे पता है, मैं तो बस देख रहा था कि कहीं अपने यार का शादी की खुशी में वजन तो नहीं बढ़ गया। ये बोलकर वो टॉवल से पसीने को पोंछता है। तभी तवीश कहता है, वैसे आज रुद्र भाई कहाँ रह गए, वो तो वक्त से भी पहले चलने वाले इंसान हैं। उसकी बात सुनकर शौर्य शरारती मुस्कान से कहता है, अरे छोटे, आज से पहले उसकी शादी नहीं हुई थी ना, इसलिए सारा वक्त उसका हुआ करता था, लेकिन अब तो कोई आ गई है। तीनों हंसने लगते हैं। तभी जिम का दूर खुलता है और रुद्र अंदर आता है। उसे देखकर सबके चेहरों पर शरारती मुस्कान आ जाती है। रुद्र बिना किसी के चेहरे के भाव पर ध्यान दिए बिना अपना वर्कआउट शुरू कर देता है। शौर्य सबको आंख मारकर रुद्र के पास चला जाता है। वो रुद्र के ट्रेडमिल पर अपना हाथ टिकाकर कहता है, और भाई, आज तुम्हारी घड़ी बंद हो गई या कल रात नींद ज्यादा अच्छी आई? उद्धरण चिन्ह। रुद्र उसकी बात इग्नोर कर देता है। ये सुन रुद्र के ज़हन में अन्या का सुबह वाला चेहरा याद आता है और वो कहीं खो जाता है। तो शौर्य उसके कंधे को अपने कंधे से हिट करते हुए कहता है, क्या भाई, कहाँ खो गए? भाभी के ख्यालों में खोए हो? रुद्र शौर्य की ऐसी बेतुकी बातें सुन सुनकर पक चुका था। वो गुस्से में अपने जबड़े भींचता है और शौर्य को घूर कर कहता है,
अगर अब तुम में से किसी ने एक वर्ड भी कहा तो मैं तुम सबको घर से बाहर फिकवा दूंगा। ये सुनकर सब अपने कदम पीछे कर लेते हैं क्योंकि वो जानते थे कि अगर अब उन्होंने इस सोए हुए शेर को छेड़ा तो ये सच में ऐसा कर सकता है, इसलिए सब वापस अपने वर्कआउट में लग गए। जिम के बाद रुद्र वापस अपने कमरे में आता है। वो देखता है अन्या ने अब तक शादी का जोड़ा पहना हुआ है। अन्या रुद्र को कुछ कहने को होती है, रुद्र उसे इग्नोर करके वॉशरूम में घुस जाता है। 15 मिनट के बाद रुद्र जब वापस बाहर निकलता है तो फॉर्मल ऑफिस वेयर अन्या तो उसे देखते ही रह जाती है। ब्लू कलर का बॉडी फिटेड सूट में उसके फीचर्स काफी निखर रहे थे। रुद्र जानबूझकर उसकी प्रेजेंस को इग्नोर करता है ताकि उनके बीच सुबह वाली सिचुएशन न हो। वो अपने बाल ठीक करते हुए मिरर में अन्या के अक्स को देख रहा था क्योंकि उसकी नजर न चाहते हुए भी अन्या से नहीं हट रही थी। तभी किसी ने कमरे का दरवाजा नॉक किया। रुद्र अंदर आने को कहता है तो एक नौकर अपने हाथ में एक शॉपिंग बैग लेकर अंदर आता है। वो रुद्र और अन्या को ग्रीट करता है। रुद्र को देखकर कहता है, सर दादाजी ने छोटी मैडम के लिए कपड़े भिजवाए हैं। ये बोल वो पैकेट आगे करता है और कहता है, सर आपको दादाजी अपने कमरे बुला रहे हैं। रुद्र उसे बैग टेबल पर रखने का इशारा कर उसे जाने को कहता है। फिर अन्या को उस पैकेट को उठाने का इशारा करता है और कमरे से बाहर चला जाता है। अंडिस्को रुद्र के मना करने के बाद भी अन्या कैसे बनाएगी उसके दिल में जगह। क्या चल रहा है दादाजी के दिमाग में? आखिर क्या वजह थी जो दादाजी ने उनकी शादी करवाई?